17 साल की शादी और एक स्नैपचैट मैसेज ने सब खत्म कर दिया। पार्ट 3 गुरुवार D-Day 7। मैं उठा तो उसने मुझे चम्मच की तरह पकड़ रखा था। मैं कुछ देर तक लेटा रहा और उसकी सांसों के पैटर्न में बदलाव सुना। मैं महसूस कर सकता था कि वो मेरी ओर देख रही है। मैंने अपनी पीठ मोड़कर पूछा कि उसकी मीटिंग किस बारे में होने वाली है। उसने कहा कि यह एक HR प्रतिनिधि है और यह शायद खराब होने वाली है। मैंने कहा हाँ। उसने पूछा कि वो हमें फिर से सही या बराबर बनाने के लिए क्या कर सकती है। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने मेरी ओर से खुली शादी की पेशकश की। वो किसी के पीछे नहीं भागेगी, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं हंसा, नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। उसने कहा कि यह उचित था। हमने ये बातचीत मेरी पीठ के बल पर की। यह उसकी ओर देखने से आसान था। जब मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने पूछा कि मैंने इस शादी में ऐसा क्या किया जिससे वो इतनी दुखी हो गई कि उसने ऐसा किया। उसने कहा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं फिर से हंसा। खैर, जाहिर है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि यह एक रोमांच था, जैसे वो भागदौड़ से जीती थी। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक बहुत देर हो चुकी थी कि अगर वह पकड़ी गई या कुछ गलत हुआ तो सभी को चोट पहुंचेगी। उसने कहा कि जब मैंने उससे सामना किया तो यह एक बड़ी राहत और एक अविस्मरणीय दर्द था। मैं उठा और हमारे लिए नाश्ता बनाया। मैं अपने चिकित्सक के पास गया और उसे काम के साथ अपनी योजना बताई और मेरे आवेदनों के जवाब पहले ही मिल चुके थे। मैंने उसे जल्द ही तलाकशुदा पत्नी और सेक्स के बारे में सब कुछ बताया। हमने मेरे आत्मघाती विचारों पर चर्चा की और उनसे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में बात की। फिर से वो न्याय नहीं कर रहा था। वो बस चाहता था कि मैं भ्रमित न हो जाऊं, या अगर मुझे समझ में नहीं आया तो रुक जाऊं और प्रक्रिया करूं। ये केवल 1 घंटे 55 मिनट का सत्र था और मुझे फिर से अजीब शांति महसूस हुई, जैसे कि अभी कुछ भी मायने नहीं रखता, सब कुछ बस है। जब मैं घर पहुंचा तो वो लिविंग रूम में बैठी थी। उसने मुझे बताया कि उसे क्लाइंट की जानकारी के साथ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए निकाल दिया गया था। मैंने कहा, अच्छा, ये बहुत बुरा है। मैंने व्यायाम किया और एक अच्छा डिनर बनाया। वो मेरे साथ शामिल हुई। हमने ज्यादा बात नहीं की। जब हम लिविंग रूम में बैठे थे तो उसने मुझे बताया कि अफेयर पार्टनर को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे बताया कि पिछले 5 दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं? अब वे दोनों आजाद है। वो अपने सोलमेट के पास जा सकती है और अब वो अपनी मर्जी से मौज मस्ती कर सकती है। उसने कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे वह चाहती है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पास मेरा पूरा हिस्सा था और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। मैंने उसे बताया कि लगभग 20 साल के काम और हमारे रिश्ते में मुझे इतनी बार संपर्क किया गया और छेड़खानी की गई कि गिनती नहीं की जा सकती। मैं किसी और से प्यार या सेक्स नहीं करने में कामयाब रहा। अब मैं अपने द्वारा किए गए समझौतों के कारण बहुत कड़वी और क्रोधित हूँ। उसने पूछा कि क्या समझौते? मैंने उसे बताया, मैं मेडिकल स्कूल जाना चाहती था, लेकिन शादी करने और स्थिर होने का फैसला किया। मैं बच्चे नहीं चाहती था, लेकिन क्योंकि वे उसका हिस्सा थे, मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया और समझौता कर लिया। मैंने कहा कि मैंने अपने प्यार के लिए ये समझौते किए, लेकिन जाहिर है कि मैंने उस पर अपना भरोसा और प्यार खो दिया था। मैंने उससे कहा कि अगर मैं समय में वापस जा सकता तो मैं 26 वर्षीय खुद से कहूंगा कि वह उसे छोड़ दे। उसने फिर पूछा कि वो हमें फिर से साथ लाने के लिए क्या कर सकती है। मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए फिर कभी समझौता नहीं करूंगा और इसका मतलब है कि हम वास्तव में एक स्वस्थ संबंध नहीं रख सकते। मैंने उससे कहा कि मैं उससे फिर कभी प्यार नहीं करूंगा और सबसे अच्छा तो ये होगा कि मैं उसके साथ सेक्स टॉय की तरह व्यवहार करूंगा, अन्यथा वो मेरी योजनाओं या विचारों में कारक नहीं होगी। मैंने उससे कहा कि यह सिर्फ 1 सप्ताह पहले की बात है। वो पहला व्यक्ति थी जिसके बारे में मैंने जागते ही सोचा था, और वो आखिरी व्यक्ति थी जिसके बारे में मैंने सोते समय सोचा था। अब उसके बारे में सोचना बहुत दुख देता है। मैं इससे दूर जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह मुझे लगातार चीजों की याद दिलाने लगा है। मैं उन दयालु लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जिनसे मैं बात कर सकता था और जिन्होंने अपना दर्द और कहानियां साझा की जिससे मुझे मदद मिली। यह मेरे लिए कुल मिलाकर एक अच्छी बात रही है, लेकिन मैं उन चीजों और भावनाओं को दोहराता रहता हूँ जिनसे मैं दूर जाना चाहता हूँ। मैं इस बात को लेकर उलझन में रहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी उसके साथ किसी भी चीज के बारे में 100% हो पाऊंगा या नहीं। मेरे पास अपने चिकित्सक के साथ अगले 4 सप्ताह के लिए द्वि-साप्ताहिक अपॉइंटमेंट है। अगला अपडेट 3 क्षमा करें अच्छे लोग, मेरा आंतरिक हेमिंग्वे वापस नहीं आया है। मुझे डर है कि यह इस खूबसूरत आपदा की मेरी शुरुआत की तरह लगभग उतना ही भद्दा या आंतरिक नहीं होगा।
खैर, ये 5 सप्ताह बहुत दिलचस्प रहे हैं। मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने आखिरी अपडेट के लगभग 3 दिन बाद बाहर चला गया। जल्द ही तलाकशुदा पत्नी लगातार संदेश भेजता है और मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे और कार पर नोट छोड़ता है। मैंने अपने वकील को बताया, जिसने उसे सख्त चेतावनी पत्र लिखने की पेशकश की। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। मेरे चिकित्सक ने मेरी प्रगति पर मेरी प्रशंसा की है और उन्हें विश्वास है कि मैं क्रोध, निराशा और अवसाद को संभाल सकता हूँ जो मैंने शुरू में महसूस किया था। मैं सहमत हूँ। मेरे जल्द ही तलाकशुदा पत्नी और मैंने घर से निकलने से पहले वाली रात को आखिरी बार सेक्स किया था। मैंने उसे फिर से साफ शब्दों में बताया कि इसका कोई मतलब नहीं है और इससे मैं सुलह के बारे में अपना विचार नहीं बदलूंगा। वो कहती है कि वो समझ गई है, लेकिन लगातार संवाद करने के प्रयासों के बाद भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ। अक्टूबर के पहले सप्ताह में उसे तलाक की अर्जी दाखिल करने का नोटिस दिया गया। प्रेम बमबारी और होवरिंग का प्रयास सीमा रेखा पर मनोविकृतिकारी है। सबसे पहले सुनवाई शायद जनवरी में होगी। अगर वो अपनी बात पर कायम रहती है तो ये जल्दी हो जाएगी। अगर वो लड़ना चाहती है तो ठीक है। उसे नौकरी से निकाले जाने के करीब 1 हफ्ते बाद ही दूसरी नौकरी मिल गई। इससे पता चलता है कि आप किसको जानते हैं। खैर, मैं ठीक हूँ। मैंने एक व्यक्ति और एक जीवन साथी के रूप में उसकी कमियों को स्वीकार किया है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं बस ये स्वीकार करता हूँ कि यह हुआ और वहीं से अपना जीवन जीता हूँ। पिछले 3 हफ्तों में मुझे 2 अप्रत्याशित आश्चर्य हुए। मेरी सौतेली बेटियां मुझसे मिलने आई। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि अगर उनकी मां ने उन्हें घर में रखा है तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी बेटी ने जिद की। पता चला कि इस घिनौने मामले के बारे में उनकी मां से लंबी चर्चा हुई थी और हमारे रिश्ते पर चर्चा हुई। मेरी सबसे बड़ी सौतेली बेटी हमेशा मेरे बारे में बात करते समय अपने कंधे पर एक बड़ी चिप लेकर चलती थी। खैर, उसने इसके लिए माफी मांगी। पता चला कि मेरे बारे में उसकी धारणाएं गलत थी। जब मुझे उनसे मिलवाया गया तब मेरी जल्द ही तलाकशुदा पत्नी और मैं लगभग 4 महीने से डेटिंग कर रहे थे। निश्चित रूप से ऑन ऑफ लड़के के साथ ओवरलैप था और डेट करने से पहले मेरी जल्द ही तलाकशुदा पत्नी एक ऐसे व्यक्ति के साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप में थी जिससे मेरी सौतेली बेटियां नहीं मिली थी। मेरी जल्द ही तलाकशुदा पत्नी के पहले पति ने उसे धोखा दिया था और उसने सुलह करने की कोशिश की। उन्होंने लगभग 1 साल तक ऐसा किया, फिर उसने बदला लेने का फैसला किया। फिर से अलग होने वाला आदमी। खैर, मेरी सौतेली बेटियों ने सोचा कि मैं वो आदमी हूँ। उनके पिता ने अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी माँ को धोखा देने के लिए बुरा भला कहने में बिताया, लेकिन कभी यह भी नहीं बताया कि उन्होंने भी उन्हें धोखा दिया है। तो लंबी कहानी संक्षेप में, मेरी सबसे बड़ी सौतेली बेटी ने माफी मांगी और उन सभी समस्याओं के लिए माफी मांगी जो उसने पैदा की थी। वो एक गड़बड़ सप्ताहांत था। एक बार फिर बेवफाई और बेईमानी के प्रभाव दिखा। मैं अपने जल्द ही तलाकशुदा पत्नी द्वारा मेरे जाने की तैयारी के दौरान मांगे गए सेक्स के बारे में आरोप लगाने वाले बयानों को संबोधित करना चाहता हूँ। मेरी जल्द ही तलाकशुदा पत्नी हमेशा से BDSM में रही है। मैं इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। इसका पूरा मतलब ये था कि मैंने उसके लिए देखभाल का प्रबंध नहीं किया। अरे, मैंने डोम होने पर क्लास ली और कार्यशालाओं में भाग लिया। मैंने उसे खुश करने के लिए ऐसा किया। मैं उसे खुश करने से थक चुका हूँ। उसने वह विशेषाधिकार खो दिया। उसने मेरा सम्मान भी खो दिया, जो कि एक विवाह की मृत्यु के समान है। सरप्राइज 2 लंबे समय से सहकर्मी थी। वो दूसरे विभाग में काम करती है। मैंने PRN कार्यकर्ता के रूप में रहने का फैसला किया है, आवश्यकतानुसार, अंशकालिक। खैर, कहने की जरूरत नहीं कि ये दिलचस्प रहा है। उसे मेरे लंबित तलाक और अस्पताल में सभी गपशप के बारे में पता चला। मैंने अब अपनी शादी की अंगूठी को चेन में पहनना शुरू कर दिया है। जब उसने मुझे ड्रिंक के लिए बाहर ले जाने पर जोर दिया तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी भी तरह से ज्यादा समय तक नहीं रहूंगा और किसी भी तरह के रिश्ते में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने बस मुस्कुरा कर मेरा हाथ दबाया और फिर मुझसे कहा कि उसका हमेशा मेरे साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। वो बस मेरे साथ सेक्स करना चाहती है और मुझे आजमाना चाहती है। वह हफ्ते में 2 बार रात बिताती है और यह कुछ ऐसा है जो मुझे अच्छा लगता है। उसने मेरा सामान पैक करने में भी मेरी मदद की और सिएटल में मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे एयरपोर्ट पर उठाया। मैंने उस इंटरव्यू में सफलता प्राप्त की। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी से कॉल आया जिसमें मेरे लिए कई अवसर थे। मुझे ट्रैवल गिग का विकल्प पसंद है और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अपने माता पिता के घर पर रहना पसंद है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिम्मेदार न होना और तुरंत इतना मुक्त हो जाना अजीब तरह से डरावना है।
मेरे वकील ने कहा कि कोई गुजारा भत्ता या जीवन साथी का समर्थन नहीं है। उसने ये भी कहा कि यह कोई दोष नहीं है, इसलिए बेवफाई वास्तविक तलाक को प्रभावित नहीं करती है। हालांकि सबूत के साथ बेवफाई संपत्ति के विभाजन को प्रभावित करती है। उसने कहा कि यह मेरे पक्ष में 70/30 तक भी हो सकता है। घर की बिक्री अपरिहार्य है। मैंने एक रियल्टर से तुलना करने के लिए कहा और यह एक बड़ी राशि होगी। 17 साल बर्बाद करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं 3 महीने के यूरोपीय दौरे पर विचार कर रहा हूँ। मैं फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ और यह काफी सकारात्मक है। मैं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से उतना बुरा भी नहीं हूँ जितना हो सकता था। धन्यवाद रेडिटर्स। आप सभी की कुछ चैट अद्भुत थी, साथ ही थेरेपी भी थी। यह मेरा आखिरी अपडेट है। मैं फिर से गुमनाम रूप से छिपने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे फिर कभी पोस्ट नहीं करना पड़ेगा।